एक हम लोग कह सकते हैं अलाइनमेंट की बात है, पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा। यूथ का मोमेंटम एक अपने साथ लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए पार्टी इसका फायदा ले सकती है। इस समय हम लोग देखें तो कांग्रेस में ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति भी बहुत सारी जगह देखने को मिल रही है। जो नेता है वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फीडबैक्स गलत दे रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान में पूरी बिसात चुनाव की है, वो बिछ चुकी है। आए दिन रोज कैंडिडेट्स जो हैं वो लगातार कोई ना कोई तीखी बातें ऐसी करने लगे हैं जिससे आपको संकेत मिलने लग गए होंगे कि इस समय चुनावी रंग जो है वो नेताओं पर चढ़ने लगा है। लेकिन इसी बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पार्टियों में से इस बार सरकार कौन बनाएगा, कौन ज़्यादा मजबूत है, कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है कि भाजपा ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि लोगों में एक बड़ी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान में हर बार एक पैटर्न सेट है। एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार बीजेपी आएगी, फिर एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार बीजेपी आएगी। हनुमान बेनीवाल ने पिछली बार कोशिश की थी कि मैं तीसरा धड़ा बनाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ होने से उनका जो एक ऑरा था जिसको लेकर उन्होंने बहुत मेहनत की थी, वो धीरे धीरे बीजेपी के साथ जाने की वजह से सिमटता नजर आया। तो तीसरा जो धड़ा था वो बिखर सा गया था। लेकिन इस बार के चुनाव में कौन होगा सबसे मजबूत, और कांग्रेस या भाजपा कौन बना सकता है सरकार, वो हम लोग 5-6 ऐसी चीजें हैं जिन पर गौर करने वाली बातें हैं आज इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम लोग आपको कहना चाहेंगे कि चैनल और वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी बात जनता तक पहुंचाने का ये एक मंच है विधायक.com, जहां से आप पहुंच सकते हैं, सब जगह सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सत्ताधारी पार्टी की। कांग्रेस को लेकर पिछले 6 महीने में एक माहौल बना है जो पॉजिटिव इसको संकेत दे रहा है, फेवर में है कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं अशोक गहलोत सरकार ने। उन योजनाओं का कुछ कहीं कहीं कैश पैसा गया है, कहीं कहीं पर फ़ोन बांटे गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मवेशियों को लेकर जो मौतें हो गई थी, हम लोग कहें कि बीमारियां लगने से जो मौतें हुई थी, उसको लेकर पैसा बांटा गया। एक नैरेटिव सेट बना है कि कांग्रेस सरकार जो है वो सीधा पैसा देने में कामयाब हुई है, वहाँ तक पैसा पहुँचाने में, सुविधाएं जो है उनको डिलीवर करने में कामयाब हुई है, जिसका बेनिफिट निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार को इस समय एक माहौल को बदलने में, उसका फ़ायदा लेने में उनको हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग भाजपा को देखें तो कई सारी ऐसी कमियां थी जो कांग्रेस ने छोड़ दी थी। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें कांग्रेस कमज़ोर पड़ रही थी और भाजपा को टारगेट करना चाहिए था। भाजपा वहाँ पर कमज़ोर रही है क्योंकि लीडरशिप में कई सारे बिखराव देखे गए थे, जिसमें कौन नेता आगे होगा, कौन उसके पीछे खड़े होंगे, कौन आवाज़ उठाएगा। कुछ एक जगह पर सतीश पूनिया ने कोशिश की और उनके पीछे हम लोग कहेंगे पार्टी को भी एकजुट देखा गया, लेकिन कई बड़े नेता जो थे वो मंच पर आने से भी झिझकते रहे। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि कुछ विरोधाभास जैसी स्थितियाँ थी। कांग्रेस यहाँ पर कुछ माइलेज लेने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं पिछले 6 महीने में किसी भी बड़े मुद्दे को भुनाने में कामयाब नहीं हो पाए, या उन्होंने किसी भी बड़े मुद्दे को टारगेट करने में कामयाबी हासिल नहीं की। दूसरा मुद्दा हम लोग देखें तो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। बात कमजोरी या फायदे की नहीं होती है, बात होती है कि सरकार जो भी होती है, जब भी चाहे वो सरकार रिपीट हो या ना हो, उन दोनों स्थिति में जिसकी भी सरकार होती है उसमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस से आगे थोड़ा सा बढ़कर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस समय हम लोग देखें तो कांग्रेस में ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति भी बहुत सारी जगह देखने को मिल रही है। जो नेता है वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फीडबैक्स गलत दे रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आला नेताओं को, सीएम या सीएम के आसपास के लोगों को गलत फीडबैक्स दे रहे हैं। जो पार्टी की तरफ से सर्वे करवाए जा रहे हैं उसमें गलत फीडबैक्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि मैनेज्ड हैं। पार्टी चाहती है कि ऐसे फीडबैक्स या ऐसी सीटों के समीकरण हमें जो है वो एजेंसी बताए, जिसमें पता चले कि भाई हम लोग सत्ता वापसी कर रहे हैं, कहाँ पर कमज़ोर हैं। लेकिन जो एजेंसियां हैं वो भी इतनी चतुराई से सर्वे को पेश कर रही हैं जिसमें वो बता रही हैं कि नहीं, आपकी सरकार बन रही है। और इसका एक ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग देखें तो पूरे सिस्टम में बनता जा रहा है, जो कि बहुत ही घातक हो सकता है। क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो सर्वे की एजेंसियां हैं उन्होंने जो सर्वे दिए हैं, बताया कि ये सीटें आप जीत सकते हो, वहाँ पर कैंडिडेट्स ही प्रोजेक्टेड हैं। वो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने उन एजेंसियों को ही मैनिपुलेट कर लिया है और पैसा वैसा जो भी चीज़ें चली होंगी उन्होंने सेट कर दिया है। वो चाहते हैं कैंडिडेट्स कि आप हमें प्रोजेक्ट कर दीजिए, आपका क्या जा रहा है, आप तो अपना बेनिफिट देखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर्वे में और कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस आ गई, और ये ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी स्थिति में, व्यापार में आए, व्यवहार में आए, राजनीति में आए, ये मरवा के छोड़ता है। कांग्रेस के लिए बड़ी दुविधा वाली स्थिति है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे वो पार पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर आदमी इस समय तारीफों के पुल बांधने में जुटा हुआ है कि हम सरकार को रिपीट कर रहे हैं।
लेकिन कैसे कर रहे हैं उसकी योजनाएं जो है वो ऊपर से ही नीचे डिलीवर हो रही है, नीचे कुछ ज़मीनी जो पकड़ है वहाँ पर कई चीज़ों में कमजोरियां नज़र आ रही हैं। लेकिन यहीं पर हम लोग भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें एक प्रूव करने का जोश है, क्योंकि अभी सत्ता में नहीं है और उनको अभी प्रूव करना है मैनेजमेंट को पूरा कि भाई हम लोग बेटर कैंडिडेट हैं, हम लोगों के लिए आप मौका दीजिए, केवल हम लोग जी जान लगाने को तैयार हैं, तन मन और धन से पार्टी के लिए सेवा करने को तैयार हैं। तो ऐसे मामले में हम लोग कहें कि इन दोनों को हम लोग कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर भाजपा बड़ी मजबूत नजर आती, कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, यहाँ पर रगड़ाई की बात हो रही है भाजपा में पूरी तरह की, जो काम करेगा वो सामने आएगा, जो जिताऊ कैंडिडेट है वो सामने आएगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस की बात ओवरलैप हो रही है। ये भाजपा को इस पॉइंट पर फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। गुटबाजी एक तीसरा मुद्दा है जिस पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर दोनों पार्टियों की जो गुटबाजी होगी वो वोट बैंक पर असर डालेगी, क्योंकि जितने ज्यादा गुट होंगे उतने ही काट करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे जैसे जैसे चुनाव आएंगे। दोनों ही पार्टियों में 6-6, 8-8, 10-10 कैंडिडेट हैं जो कि अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि अखबारों में विज्ञापन आने लग गए हैं, सोशल मीडिया पे प्रायोजित जो ऐड हैं, स्पॉन्सर्ड जो ऐड हैं वो लगातार चलने लग गए हैं और आपके सामने ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि बस इस बार यही कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है, गौर करने वाली, कि कांग्रेस में इस समय दो धड़े हैं, एक सचिन पायलट का गुट है और एक अशोक गहलोत का गुट है, जिसमें से आज भी अशोक गहलोत गुट हावी नजर आ रहा है। इधर हम लोग भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा में 4, 5, 6 गुट बने हुए हैं। सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर गुट जो है वो वसुंधरा राजे का खेमा माना जाता है और वसुंधरा राजे खेमे को खत्म करने को लेकर कैलाश मेघवाल भी बयान दे चुके हैं और लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि वसुंधरा को कंप्रेस किए जाने की ऊपर से पूरी कोशिशें की जा रही हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि वसुंधरा के पीछे सबसे ज्यादा लीडर्स हैं, वसुंधरा को कंप्रेस किया जाएगा तो वो जो लीडरशिप होगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हर्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो धड़ा को अगर आप अवॉइड करेंगे जो कि मजबूत है तो वो धड़ा डेफिनेटली पार्टी को नुकसान करने वाला है। एक धड़ा हम लोग देखें तो राजेंद्र राठौड़ भी एक हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने एक अपनी लॉबिंग की है, वो लगातार जुड़े हुए हैं। गज्जो बना ने अपनी एक लॉबिंग की है, गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार लंबे समय से पिछले 6-8 महीने 12 महीने से उन्होंने लॉबिंग भी की, उन्होंने अपने आप को एक प्रोजेक्ट भी किया लगातार। इधर हम लोग देखें तो यहाँ पर सीपी जोशी हैं, जब से प्रदेशाध्यक्ष बने उनका गुट भी हावी होता जा रहा है, उन्होंने भी अपने प्रयास किए उनके लोगों ने कि सीपी जोशी गुट को भी माइलेज मिलेगा और बहुत कुछ मिलने वाला है, टिकट वितरण में भी सीपी जोशी के लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है, ऐसी कई सारी चीजें। लेकिन सतीश पूनिया गुट है वो काम पर ध्यान दे रहा है, आरएसएस बैकअप है, आरएसएस से जुड़े हुए लगातार, और हम लोग कहें कि सतीश पूनिया की जो जमीनी पकड़ है और उन्होंने एक जो काम किया पिछले टाइम में प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए वो एक गुट भी हावी हो रहा है। दूसरा हम लोग कहें कि इस बार जैसे पिछली बार इलेक्शन में भाजपा के पीछे आरएसएस का सपोर्ट उतना नहीं था, कई चीज़ों पे नाराजगियां थी, कई चैप्टर ऐसे थे जिसमें लगातार भाजपा को लेकर आरएसएस के जो लोग थे वो अपना रिएक्ट कर रहे थे। इस बार कोई रिएक्शन नहीं है, इस बार लगातार आरएसएस की पकड़ बनी हुई है। इस बार आरएसएस के कैंडिडेट्स होंगे, आरएसएस के जो लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए लगातार उनकी प्रभावशीलता साफ नजर आ रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि जब अगर ये बहुमत की तरफ चली जाती है कल को बीजेपी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस पर पार्टी जिस लाइन पर काम कर रही है कि हम अगले 10 साल राज करना चाह रहे हैं, जो एक इंटरनली ये सब चल रहा है, उसमें अगर 10 साल राज करना है तो आरएसएस के कैंडिडेट को ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा आने वाले टाइम में अगर पार्टी बहुमत की तरफ जाती है। और आज भी आरएसएस को टिकट वितरण में फायदा देते हुए नजर आएगी पार्टी। लेकिन यहाँ पर गुट ज्यादा है बीजेपी में, जिसका बीजेपी को निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता है बड़ा, क्योंकि कांग्रेस में 2 ही गुट हैं और यहाँ पर 4, 5, 6 गुट बने हुए हैं। 4, 5, 6 लोग हैं जो सीएम बनना चाह रहे हैं। जितने ज्यादा सीएम बनना चाह रहे हैं उतनी ज्यादा लड़ाई छिड़ने वाली है आने वाले दिनों में बीजेपी में। एक और बड़ा मुद्दा जो इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है, कांग्रेस में कंपैरेटिवली बीजेपी के इस बार ऐसा लग रहा है कि इतना महिलाओं को जो बहुमत है, जो सीट जो दी जाएंगी, वितरण किया जाएगा, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि बीजेपी कंपैरेटिवली कांग्रेस के थोड़ा महिलाओं को ज़्यादा सीटें देने में प्रेफरेंस रख सकती है। 2 चीज़ों पर बीजेपी का बड़ा फोकस है, जिसमें से एक है महिलाओं को इस बार जो सीटें हैं वो ज़्यादा दी जाएंगी, महिलाओं को आगे लाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिल पेश कर दिया है। और ऐसी स्थिति में जब बिल पेश करने की स्थिति जब आती है तो वहाँ पर उनको ग्राउंड पे ये रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि हम लोग लगातार महिलाओं को 33% या एक सर्टेन आरक्षण के तहत हम लोग महिलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें तो कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। महिलाओं को कंपेरेटिवली बीजेपी के कांग्रेस कितनी सीटें देगी इस पर भी नज़र लगातार बनी रही, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टी लाइन के हिसाब से या पार्टी में जो महिला कैंडिडेट्स हैं वो अपने स्तर पे स्ट्रांग है। वो ऐसा नहीं है कि पार्टी चाह रही है कि भाई वो कैंडिडेट्स वहाँ पर लोकली स्ट्रांग है अपनी विधानसभाओं में, जिसकी वजह से उन महिलाओं को आगे लाया गया था। जबकि कोई ऐसा
स्पेशली कोई पैकेजिंग नहीं की गई है कांग्रेस में, या नहीं की जाती है कि महिलाओं को आगे लाकर उनको चुनाव लड़वाया जाए या फिर कुछ आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर फायदा जो है वो हम लोग कह सकते हैं बीजेपी इसका फायदा यहाँ पर उठा सकती है अच्छा खासा चुनाव। एक और बड़ा मुद्दा जो है वो इस बार के इलेक्शन में देखने को मिलेगा, जिसके लिए लगातार हम लोग कह रहे हैं कि सुर अलापे जा रहे हैं। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, उसमें भी ये बोला गया था मई में जो हुआ था कि भाई यूथ को आगे लाया जाएगा, लेकिन लगातार जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसके बाद सचिन पायलट गुट को भी उम्मीद जगी थी कि सचिन पायलट गुट को आगे लाया जाए, क्योंकि यूथ जो है वो पायलट के पीछे जुड़ा हुआ है। इधर हम लोग देखें तो बुजुर्ग नेता जो है वो गहलोत के पीछे जुड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस में फिर भी अभी तक यूथ को आगे लाने की स्ट्रैटेजी के ऊपर अभी तक कोई मतलब हम लोग कहें कि उथल पुथल नहीं देखने को मिली है, कोई बड़े चेंज नहीं देखने को मिल रहे हैं, या कोई यूथ को बहुत बड़ा कुछ बहुत हासिल होने वाला है ऐसा। क्योंकि रगड़ाई वाली जो पॉलिसी मानी जाती है, 2-3-4 बार उसकी कई 10-15 सालों से एक लीडर की रगड़ाई कर दी जाती है, तब तक वो यूथ से निकलकर बुजुर्ग की कैटेगरी में आने लग जाता है और कई बार उसके टिकट तक हाथ नहीं आ रही है, तो रगड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं पर हम लोग देखें तो भाजपा में जिताऊ कैंडिडेट हो, उसकी अपील हो, तो वहां पर कैंडिडेट को कई बार दे दिया जाता है, उसको सीट दे दी जाती है। ऐसा पिछले भी चुनाव में देखने को मिला था, ऐसे कई कैंडिडेट्स थे। और उसका एक मिसाल हम लोग कह सकते हैं तो किशनगढ़ से डॉक्टर विकास चौधरी को जो टिकट दी गई थी वो एक एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे कई एग्जाम्पल सेट किए गए थे, हालांकि कांग्रेस में भी दिए गए थे। लेकिन ये कह सकते हैं कि जैसे रामनिवास गावड़िया को कांग्रेस में दिया गया था, या और भी कई नेता हैं जो लोग आए थे जो बिल्कुल यंग थे और उनको भी दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इस बार भाजपा यूथ पर बड़ा दांव खेल सकती है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा वोट से हारने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन सीटों पर और बुजुर्गों की सीटों पर जो लगातार बुजुर्ग 4-5 बार से जीतते आ रहे हैं, वहाँ पर यूथ पर दांव खेल सकती है बीजेपी, जिसका फायदा डेफिनेटली यूथ को सामने लाने से पार्टी लाइन को हो सकता है। क्योंकि एक हम लोग कह सकते हैं अलाइनमेंट की बात है, पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा, यूथ का मोमेंटम एक अपने साथ लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए पार्टी इसका फायदा ले सकती है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कि ये इस बार के चुनाव में फिर रिफ्लेक्ट होने वाला है, अभी तक गुपचुप सारी चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादा ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को बीजेपी जो है वो इस बार दरकिनार करके रखेगी, इस तरह की साफ संकेत मिलने लगे हैं। पिछली बार यूनुस खान को जैसे तैसे टिकट दे दिया था दबाव में, लेकिन लग नहीं रहा कि इस बार पार्टी कुछ करने वाली है और बिल्कुल साइडलाइन किया जाएगा। कांग्रेस को यहाँ पर माइलेज मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं वो कांग्रेस में देखने को मिलेंगे। कई जगह से पिछली बार भी कई सारे जीते थे, इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे। यहाँ पर हम लोग देखें तो एक वर्ग है जिसको कांग्रेस साध रही है पूरी तरह से और बीजेपी उसको किनारे कर रही है। इसका एक बड़ा नुकसान है जो पार्टी मतलब थ्रू आरएसएस भी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है कि हम लोग मुस्लिम्स को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कहें तो इस इलेक्शन में शायद ही आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट को राजस्थान में देखने को मिलेगा जो कि सामने आएगा और वो चुनाव लड़ेगा या पार्टी उसको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ये बहुत ही एक अलग तरह का मुद्दा है। और यहाँ पर हम लोग देखें तो कांग्रेस इसका बेनिफिट ज़रूर लेने वाली है और एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में या मुस्लिम वोट बैंक जो है उसमें एक हम लोग कहें कि वो एक तरफ जाने वाले स्टेज हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवैसी भी आए हैं, लेकिन ओवैसी को भी एक कम वोट बैंक है, बहुत बड़ा कोई ज़्यादा माइलेज मिलने वाला नज़र नहीं आ रहा है इन चुनाव में। ओवैसी जो भी वोट काटने वाले हैं वो कांग्रेस के ही काटने वाले हैं। और ऐसा भी माना जाता है, जैसे कि पिछली बार ये कहा गया था कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी की टीम बी के तौर पे काम कर रहे हैं, वैसे ये भी माना जा रहा है कि ओवैसी भी राजस्थान में बीजेपी की टीम बी बनकर आए हैं और कांग्रेस के वोट को एक बीजेपी का जो वोट उनको आता ही नहीं है हम लोग कहें, और जो कांग्रेस का वोट है जो मुस्लिम्स का उसको दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि ओवैसी की टीम या ओवैसी की जो यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे जो हो रही है, ये जो पकड़ है हम लोग कहें, या जिस तरह मुस्लिम वर्ग भी वर्गों में अलग अलग विभाजित है हम लोग कह सकते हैं, वो वोट बैंक भी विभाजित है, तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाएगी और बीजेपी को इसका डेफिनेटली नुकसान होने वाला है। हम लोगों ने इस वीडियो में 6 कारण ऐसे हैं जिन पर चर्चा की है। ये सरकार किसकी बनेगी ये समय बताएगा, लेकिन माइलेज कौन लेगा ये इन 5-6 कारणों पर ज़रूर निर्भर करने वाला है। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, क्योंकि ये दंगल अब जम चुका है और वीडियोज़ जो है हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।